हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। अब ये क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। अब ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, दैट इज NIEO, ये क्यों आया, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से NIEO को लाना पड़ा, तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसी सिचुएशन रही जिस सिचुएशन में NIEO आया, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू नो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब क्या हुआ, बहुत सारी एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज ऐसी थी जिनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट कहीं ना कहीं उनको अभी भी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई थी। दैट मीन्स उनको एक तरीके से इंडिपेंडेंस तो मिल गई, उन्होंने कहा कि चलो अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, बट जो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस थी वहाँ पे वो लोग अभी भी जो है दूसरों पे डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम थी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी, बट इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस या फिर इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो ये जो नई कंट्रीज थी ये एक इकोनॉमिक ऑर्डर में ट्रैप थी, एक इकोनॉमिक ऑर्डर में फंसी हुई थी जो कि न तो जस्ट था ना डेमोक्रेटिक था। तो अगर मैं बोलूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीकन, एशियन और अमेरिकन कंट्रीज ऐसी थी जिनको इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, हम एक और टर्म दे सकते हैं यहाँ पे, जिनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी बट इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस अभी भी उनको नहीं मिली थी। तो जो पहला स्टेप था टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो लिया गया ब्रिटेन वुड्स में, जहाँ पे 5 कंट्रीज मिली थी इन 1944। कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी वो? US, USSR, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड। ये 5 कंट्रीज जो है यहाँ पे मिली थी। अब कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड ब्रिटिश इंडिया ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, एंड यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर प्रपोज किया गया था, सामने रखा गया था, वो किसका प्लान था? अमेरिका का प्लान था, एंड उसको बहुत सारे डेवलप्ड स्टेट्स जो है उस प्लान को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये जो प्लान है वो लॉपसाइडेड था, मतलब यहाँ पे जितने भी बिग स्टेट्स है, दैट मीन्स जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस प्लान में छुपा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऐसी छोटी कंट्रीज के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में इस प्लान में कुछ बात नहीं थी। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यहाँ पे एक बार मतलब समझ लो आप लोग। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज, वो नेशंस जो डेवलपिंग वाले स्टेज में है, वो नेशंस जो डेवलपमेंट की स्टेज में है, दैट आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दैट मीन्स डेवलपिंग नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हमको एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप हुआ है उसमें हमारा इंटरेस्ट कहीं भी है ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने एक डिमांड करी दैट वी वांट अ ऑल्टरनेट इकोनॉमिक ऑर्डर। तो अब कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिससे जो है एक तरीके से समझ में आ रहा था कि अब एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो इवेंट्स थे बेसिकली, इसमें ये एम्फेसाइज करा गया कि जो डेवलप्ड नेशंस है एंड जो डेवलपिंग नेशंस है, उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे होने चाहिए, किस किस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए? इक्वालिटी के ऊपर, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, इन 3 चीज़ों के ऊपर इकोनॉमिक रिलेशंस बेस्ड होने चाहिए। ओके, तो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ 1970s में, जिसको बोला जाने लगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये तो हमने हिस्ट्री देखी कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया कैसे। अब हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या थे इस NIEO के। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉमलेव, NIEO reflects the legitimate desire of the third world countries to end a situation where their economic development is totally dependent on the whims of the imperialistic powers. So now, according to कॉमलेव जो है यहाँ पे एक पॉलिटिकल थिंकर है बेसिकली, उनके अकॉर्डिंग NIEO जो है एक लेजिटिमेट डिज़ायर है
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दैट इज डेवलपिंग नेशंस की इच्छा है कि हमको एक ऐसी सिचुएशन को एंड करना है जहां पे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द विम्स ऑफ द इम्पेरियलिस्टिक पावर्स। मतलब जैसा पावरफुल नेशन चाहेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसा होगा। तो इस सिचुएशन को हमको यहाँ पे खत्म करना है। एंड ये जो चीज है वो किस में रिफ्लेक्ट होती है, एनआईओ में। मतलब ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया ही इसलिए ताकि इस सिचुएशन को खत्म किया जा सके। अब बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसने कुछ ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसके ऊपर एनआईओ बेस्ड होगा। अब वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो चीज़ अब हम देखते हैं। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनआईओ इंक्लूड, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एनआईओ के। सबसे फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुल नेशनल सोवरेनिटी ओवर मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमको फुल नेशनल सोवरेनिटी चाहिए किसके ऊपर, मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर। मतलब जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है उस पर हमारी फुल सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब ये नेशनल सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सोवरेनिटी का मीनिंग समझ लो। बेसिकली सोवरेनिटी मीन्स free to take internal or external decisions, where you are free to take internal or external decisions, that is sovereignty। तो हमको हम फ्री होने चाहिए कि हम हमारे डिसीजंस खुद ले पाए। अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या मिनरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर हमारा डिसीजन होना चाहिए कि ये मिनरल रिसोर्सेज हम कहाँ में भी एक्सपोर्ट करना चाहे या इम्पोर्ट करना चाहे, दैट इज हाउ। ओके, सो सेकेंड इज एलिमिनेशंस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के लिए जितना भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड इज नैरो द गैप बिटवीन द प्राइस फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कि बहुत बार क्या होता है रॉ मटेरियल्स की प्राइस में भी अगर सस्ती है तो मैन्युफैक्चर गुड की प्राइस जो है वो बहुत एक्सेस हो जाती है। तो ये जो प्राइस गैप है बिटवीन द रॉ मटेरियल्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इसको जो है नैरो करना है, इसको कम करना है। ऐसे नहीं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा सा वो कम होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है। फोर्थ इज एक्सटेंशन ऑफ प्रेफरेंसेस इन ट्रेड विद डेवलप्ड कंट्रीज। हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके, उसका जो प्रेफरेंस है वो हमारे लिए और बढ़ जाना चाहिए। हम खुद हमारे अकॉर्डिंगली देख सके कि हम कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। फिफ्थ इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम। वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ इज स्टिमुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज से हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ना चाहिए। मतलब हम डेवलपिंग कंट्रीज भी कहीं चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाए। बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स की यहाँ बात करी गई है तो इसका स्टिमुलेशन होना चाहिए। नाउ सेवेंथ इज adoption of comprehensive measures to narrow the technological gap between developing countries। बहुत ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाए जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको नैरो किया जा सके। Eighth is alleviation of the burden of financial debt and increasing of resources from developed countries। जो बर्डन है फाइनेंशियल डेट का उसको एलिमिनेट करे, उसको थोड़ा सा कम करे, एलिवेट करे, दैट मीन्स बेसिकली थोड़ा सा कम करे। एंड यहाँ पे जो रिसोर्सेज है डेवलप्ड कंट्रीज से उसको और भी इंक्रीज किया जाए। एंड द लास्ट इज रेजिमेंटेशन एंड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एमएनसीज। बेसिकली जो भी एमएनसीज की एक्टिविटीज है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। So these are the principles of NIEO, that is New International Economic Order। तो ये सब जब प्रिंसिपल्स भी हो गए डिसाइड, तो 1974 में जनरल असेंबली ने एक स्पेशल सेशन बुलाया जहां पे ये डिक्लेरेशन करी गई कि जो NIEO का एस्टैब्लिशमेंट है वो हो रहा है। ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि NIEO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो इन 1974 जब जनरल असेंबली ने एक सेशन बुलवाया एंड वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन की। एंड ये चीज़ जो है इसको बहुत जनों ने सपोर्ट किया, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका की, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने, एशिया की, लैटिन अमेरिका की, एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक ने भी इवन जो है इस NIEO को सपोर्ट किया। तो हमने देख लिया क्या सिचुएशन रही थी, बेसिकली हिस्ट्री जान ली NIEO से पहले कैसे वो NIEO आया। सेकंड, उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल्स क्या है NIEO के, वो चीज़ भी हमने देख ली। कब इस्टेब्लिश हुआ वो भी हमने देख लिया। अब NIEO इस्टेब्लिश तो हो गया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को अभी भी फेस करनी पड़ रही थी। अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रही हूँ या फिर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोल रही हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, सो डोंट गेट कन्फ्यूज।
ओके, नाउ जो डेवलपिंग नेशंस है, जब उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपांड करने की कोशिश करी वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड वो प्रॉब्लम्स क्या थी, लेट्स डिस्कस हियर। The first is, although the third world countries are rich in mineral resources and have also started exporting them at good prices, yet the money coming into their economy has not made much of a difference, as most of the returns have gone in paying off their debts. Basically, तो हालांकि यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनके पास अच्छे खासे मिनरल रिसोर्सेज है। अब जब उन्होंने अपना मिनरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया डेवलप्ड कंट्रीज को, तब भी उनके पास जो पैसा आ रहा था उससे उनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। वाई? क्योंकि जो पैसा उनके पास आ रहा था मिनरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करके, वो पैसा वापस डेवलप्ड नेशंस के पास जा रहा था। वाई? क्योंकि उनको अपना जो डेट है उसको चुकाना था। बेसिकली जो कर्ज ले रखा था ऑलरेडी, उसको चुकाने में उनका पैसा वापस से जा रहा था। तो कुछ ज़्यादा उनके डिफरेंस नहीं हुआ। अभी भी कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हुई डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बिकॉज मिनरल रिसोर्सेज से एक्सपोर्ट करके जो पैसा आ रहा था वो वापस वहीं पर जा रहा था अपना डेट चुकाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल, एक साइकिल में जो है पैसे घूम रहे थे, तो उनके पास बेसिकली कुछ नहीं बच रहा था। Secondly, in most of these countries, the GDP is yet to increase to world levels. इनमें से जो डेवलपिंग नेशंस है, इनमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जीडीपी जो है अभी तक वर्ल्ड लेवल तक इंक्रीज नहीं हुआ था। So the third problem is, while trying to get into the world market, the developing countries are faced with a circular motion. That is, although they export a lot, but they are also hugely dependent on huge imports. अब यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम क्या आ रही थी डेवलपिंग नेशंस को, कि वो लोग जो है बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे, नो डाउट, ठीक है, बट वो अभी भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे। मतलब जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा या अराउंड उसके जितना जो है वो वापस इंपोर्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की जो सीढ़ी है वो चढ़ नहीं पा रहे थे। और क्या प्रॉब्लम थी? तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या जो डेवलपिंग नेशंस है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वो एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने की जगह वो एक दूसरे के साथ ही कम्पीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ऐसे तो नहीं कि हमको डेवलपिंग नेशंस को बेसिकली डेवलप्ड नेशंस के साथ कॉम्पीट करना है, उसकी जगह उन्होंने डेवलपिंग नेशंस जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्पीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जबकि उस टाइम पे उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए था, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी। बट वहाँ पे जब उन्होंने खुद में ही कॉम्पिटिशन एक स्टार्ट कर दिया, तो ये इससे जो है डेवलप्ड नेशंस को बहुत फायदा हो रहा था। और एक और मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर। एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड स्टेट्स की है उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती है। तो अगर वो कितना ही ट्रेड में अच्छा कर ले, मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा कर ले, बट जो डेवलप्ड स्टेट्स की जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करती है उस लेवल तक वो अभी भी नहीं पहुंच सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वो लोग फेस कर रहे थे while doing trade in the world market. So yeah, that's it for the video. So if you have any queries or any doubts regarding any point or any topic, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मे बी एक पॉइंट ही समझ में आया हो, बट अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे या हेल्पफुल लगे, देन प्लीज़ हिट दैट थम्स अप बटन। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंड ऑल्सो डू गिव मी फीडबैक्स सो दैट मेरे को पता चले कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या फिर आपको क्या चीज़ चाहिए। सो इस वजह से डू गिव मी फीडबैक्स, ओके। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड press that bell icon to get notified. So okay, bye bye, take care.